बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है। फिर इसके बाद कुछ टर्म जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड है फिर वो हम डिस्कस करेंगे और एंड पे ना पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है। सब नाम से पता चल रहा है कि ये नर्व और मसल के दरमियान में क्या है जंक्शन। अच्छा, होता क्या है कि जब हमने कोई मूवमेंट प्लान की होती है, जब हमने कोई मूवमेंट करनी होती है तो उसके लिए जो मैसेज है वो सीएनएस से आता है मसल तक। सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है मसल तक। ठीक है, आज हमने देखना है कि किस तरीके से जो मोटर न्यूरॉन है वहाँ से जो मैसेज है वो पहुँचता है किस मसल तक। अच्छा, इसी चीज़ को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि मोटर न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो जंक्शन बनता है इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये आ गया हमारी मोटर नर्व आ गई और ये हमारा कोई आ गया मसल सेल। ठीक है, अब मसल सेल का मसल की सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट इस न्यूरॉन के साथ या इस मोटर नर्व के साथ कनेक्शन बनाएगा इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अच्छा, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में स्टार्ट करने से पहले अब हम कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक में फ्रिक्वेंटली यूज़ होगी। एक तो हम देखते हैं कि साइनेप्स क्या होता है। अच्छा, साइनेप्स बेसिकली क्या होता है। साइनेप्स का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट या मीटिंग बिटवीन टू मेम्ब्रेन, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है। यानी कि साइनेप्स में क्या है, दो सेल होते हैं उनकी मेम्ब्रेन आपस में मिलती है, जिसमें एक सेल से जो मैसेज है वो दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे हम कहते हैं साइनेप्स। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या आ रहा है, दो सेल की मेम्ब्रेन मिल रही है और इन्फॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन से ट्रांसफ़र हो रही है मसल तक। तो ये भी एक साइनेप्स की टाइप ही है, लेकिन इसे हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स, क्योंकि इसमें जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो थ्रू केमिकल होगा, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो साथ ही देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं जो मोटर नर्व है उसकी एंडिंग पर प्रेजेंट होती है। जब एक्शन पोटेंशियल इस पहुंचता है इस मोटर नर्व की एंडिंग तक, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज़ हो जाती है मोटर नर्व एंडिंग से और ये बाइंड कर जाते हैं जो नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ। और ये जो मैसेज है क्या करते हैं, फिर ये एक सेल से दूसरे सेल तक जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखने वो वेसिकल जिनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। होता क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं, ये हमारी आ गई मोटर नर्व की एंडिंग आ गई, ये मोटर नर्व आ गई और ये इसकी एंडिंग आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो मोटर नर्व एंडिंग में एंडिंग पर कुछ वेसिकल प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर ये जो क्या प्रेजेंट होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होती है। अब अभी हमने देखना है कि ये जो वेसिकल है किस तरीके से बनती है और क्या इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वेसिकल में होता क्या है। एक तो ये इनकी ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक इस तरीके से होती हैं कि ये प्रोटीन बड़े फंक्शन परफॉर्म करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की स्टोरेज के अंदर हेल्प करती है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ के अंदर हेल्प करती हैं, ये जो वेसिकल है इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो वेसिकल है ये बनते कहाँ पर हैं, यानी कि प्रेजेंट होती है नर्व की एंडिंग पर। अब हमने देखना है कि आज ये बनते कहाँ पर। ये एक तो ये है कि ये जो नर्व एंडिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट जरूर होती है, लेकिन ये जो वेसिकल है यहाँ पे बनते नहीं। ये बेसिकली बनते हैं जो भी मोटर न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी के अंदर। जो मोटर न्यूरॉन होता है उसकी एक होती है सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी से फिर आगे जो एग्जान निकलते हैं, उसके अलावा कुछ डेंड्राइट्स वगैरह भी होते हैं। तो जो सेल क्या उसका नाम है जो वेसिकल है बनते कहाँ हैं, इस मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर। अब सेल बॉडी के अंदर क्यों बन रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होती है वो किससे बनती हैं, वो प्रोटीन मैसेंजर आरएनए से
ट्रांसलेट होती है। और मैसेंजर आरएनए कहाँ से आता है? डीएनए से। तो इन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए। और डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जो वेसिकल्स हैं ये नर्व एंडिंग्स पर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे बनती नहीं। ये बनती कहाँ पर है? सेल बॉडी के अंदर। अब सेल बॉडी के अंदर ये क्या बन जाती हैं? ये बन गई जी हमारी वेसिकल बन गई। अब ये वेसिकल हाली हैं, इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टोर नहीं हुए। ये वेसिकल बन गई, फिर सेल बॉडी से ट्रांसफ़र होती होती कहाँ तक आ जाती है? नर्व एंडिंग तक। अब ये पहुँच जाती है नर्व एंडिंग तक। अच्छा, अब ये वेसिकल पहुंच गई नर्व एंडिंग तक। अभी तक ये क्या है? हाली। अभी इनके इसके बाद जब ये पहुंच गई, इनके अंदर किसने ट्रांसफर होना है? न्यूरोट्रांसमीटर ने, ठीक है। और याद रखने वाली बात यह है कि जो नर्व एंडिंग है, मोटर नर्व एंडिंग, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है वो एक ही है, उसे हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहने का यहाँ पर मतलब क्या है? एसिटाइलकोलिन, क्योंकि मोटर नर्व एंडिंग पर एसिटाइलकोलिन ही प्रेजेंट होता है। तो इन जो नर्व एंडिंग में जो वेसिकल पहुंचे, इन तक अब ट्रांसफर होना है एसिटाइलकोलिन। अच्छा, अब एक और बात यह है कि ये एसिटाइलकोलिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? क्या ये एसिटाइलकोलिन नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज होता है, या ये भी सेल बॉडी पर सिंथेसाइज होता है? तो जितने भी स्मॉल जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस तरह एसिटाइलकोलिन ये स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर है, तो स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सेल की जो नर्व जो एंडिंग है वहाँ पर ही सिंथेसाइज होते हैं। होता यह है कि इन नर्व एंडिंग पर प्रेजेंट होते हैं कुछ कोलिन चैनल। अच्छा, कोलिन चैनल ये क्या करते हैं? ये कोलिन को अपटेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से कोलिन की क्या कर लेते हैं? अपटेक कर लेते हैं। अच्छा, कोलिन की अपटेक के बाद जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया पर ये सिंथेसाइज करते हैं एसिटाइल CoA। अच्छा, अब फिर ये जो एसिटाइल है और ये जो कोलिन है, इन्हें एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की हेल्प के साथ क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। उससे हमें क्या, इससे फिर क्या बन जाता है? एसिटाइल कोलिन। तो इस तरीके से जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर ही लोकली सेंसाइज किया जाता है एसिटाइल कोलिन। इसकी सेंसिस के बाद जो वेसिकल है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, तो इस एसिटाइल कोलिन को इनके अंदर का कर दिया जाता है ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर वेसिकल प्रेजेंट होती है, और वेसिकल के अंदर क्या मौजूद होती हैं? एसिटाइलकोलिन, विच इज़ आवर न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हमने देखना है कि किस तरीके से जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, जो कि कनेक्शन है बिटवीन नर्व एंडिंग और मसल, किस तरीके से जो मैसेज आ रहा है CNS से, वो किस तरीके से मसल तक ट्रांसफ़र होगा और मसल फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। होता यह है कि CNS से इंफॉर्मेशन आती है किस तक? मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आप पहुंच जाते हैं कहाँ तक? जो हमारा मसल सेल है उसकी मेम्ब्रेन तक। अच्छा, इसका पहले आपको बता दिया कि इसे मोटर एंड प्लेट कहते हैं, जो मसल की सेल मेम्ब्रेन नर्व एंडिंग के साथ कनेक्शन होती है, इसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट। अब यहाँ पे बन रहा है साइनैप्स। तो कुछ पहले टर्म्स आपको बता दूँ कि साइनैप ये नर्व और मसल में क्या बन रहा है? साइनैप बन रहा है, ठीक है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। अब इस साइनैप्स में जहाँ से सिग्नल आ रहा है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जिस मेम्ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो दरमियान में गैप है इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, होगा क्या कि इन्फॉर्मेशन आएगी CNS से। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आएगी? एक्शन पोटेंशियल। तो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और जो रिपोलराइजेशन है वो आपस में अल्टरनेटिंग मूव करती रहती हैं। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक पहुँच जाता है? फाइनली आकर नर्व एंडिंग तक। अब नर्व एंडिंग तक एक्शन पोटेंशियल पहुँच गया, आगे तो से नर्व ख़त्म हो रही है। होगा क्या कि जब नर्व एंडिंग तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा तो क्या होगा? नर्व एंडिंग में क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन का मतलब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन हो रही है, सोडियम की इन्फ्लक्स हो गया है। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होगी? डीपोलराइजेशन। तो जब ये नर्व एंडिंग की क्या हो जाएगी? नर्व एंडिंग का पहला स्टेप क्या है? नर्व एंडिंग की क्या होगी? डीपोलराइजेशन। जब नर्व एंडिंग की डीपोलराइजेशन होगी तो इसका मतलब क्या है? सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है। तो यहाँ पर जो नर्व एंडिंग है वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल आप कह ले प्रेजेंट होती हैं। ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये होती हैं डीपोलराइजेशन सेंसिटिव। कौन से चैनल होते हैं? कैल्शियम चैनल। अच्छा, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल अब ओपन हो जाएगी क्योंकि नर्व एंडिंग क्या होगी? डीपोलराइज होगी। अब जब ये कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो बाहर से जो कैल्शियम है वो क्या कर जाएगी? इनसाइड मूव कर जाएगी।
अच्छा, जब इस तरीके से बहुत सारे जो डिपोलाइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल में ये ओपन होगा और काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। अब कैल्शियम बड़ा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैल्शियम क्या कहती है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। दो स्पेसिफिक प्रोटीन आपने याद रखनी है। एक जो प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं सैनटैक्सिन, ये प्रेजेंट होती है ये जो नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट होती है। नर्व एंडिंग ये हमारी आ गई, इसे हम इलाज करते हैं नर्व एंडिंग को। ये नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन है, इस पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सैनटैक्सिन। अच्छा, एक प्रोटीन ये होगी। एक दूसरी प्रोटीन होती है जो वेजिकल है जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर है, इस पर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन। अच्छा, इस पर भी प्रोटीन प्रेजेंट है साइनेप्टोब्रेविन। अब ये जो कैल्शियम की इनसाइड एंट्री, अब यहाँ पर लॉट ऑफ कैल्शियम आ चुका है। अब कैल्शियम क्या करेगी, इस सैनटैक्सिन के साथ बाइंड करेगी और इसे ओपन कर देगी। पहले ये इनएक्टिव स्टेट में होगी और इसे भी इसके साथ भी बाइंड करेगी और इसे भी एक्टिवेट कर देगी। अब क्या करेगी, ये जो वेजिकल है या आप कह लें कि जो प्रोटीन है इसकी तरफ मूव करेगी दूसरी प्रोटीन की तरफ, यानी कि साइनेप्टोब्रेविन सैनटैक्सिन की तरफ मूव कर रही है। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो वेजिकल है ये नर्व एंडिंग की जो मेम्ब्रेन है उसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचेगा, इसके साथ फ्यूज़ करेगा। जब ये वेजिकल इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। यानी कि जो इस वेजिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो वेजिकल के अंदर कोलिन है, एसिटाइलकोलिन है, वो यहाँ पे आके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुँच चुकी है। अच्छा, तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने के बाद जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ हो चुका है। अब एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट तक पहुँच चुका है। अब इसने क्या करना है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, उसके साथ बाइंड करता है। और इन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ये आ गया हमारा जी, इन रिसेप्टर को हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। या क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये एक तो एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा जो निकोटीन के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अच्छा, जब निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो ये चैनल क्या हो जाएंगे, ये चैनल हो जाएंगे जी ओपन। अब ये चैनल ओपन हो गए। अब होगा क्या कि ये चैनल तो हो गए ओपन, इससे होगा क्या कि बाहर जो है सोडियम जो है वो एक्सेस में है और इनसाइड क्या है, पोटाशियम एक्सेस में है। अब सोडियम इनसाइड जाने की कोशिश करेगा और पोटाशियम क्या है वो आउटसाइड आने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या है कि इनसाइड अभी मेम्ब्रेन है, रस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर, रस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो कहते हैं -85 मिलीवोल्ट। जो -85 मिलीवोल्ट है वो किसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है, वो होता है पोटाशियम का। अब बात करने का मकसद ये है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल है वो किसके नज़दीक है, जो पोटाशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है उस तक। अच्छा, और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहाँ पर जो आयन है इसकी जो मूवमेंट है वो क्रॉस द मेम्ब्रेन स्टॉप हो जाती है। तो इसकी वजह से क्योंकि इनसाइड इस्टेब्लिश क्या हो चुका है, डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटाशियम, तो इसलिए सोडियम की जो आउटसाइड जो मूवमेंट है, जो पोटाशियम की आउटसाइड मूवमेंट है वो पोटाशियम चाहता तो है कि बाहर आ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि अंदर क्या इस्टेब्लिश है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटाशियम। लेकिन जो सोडियम है बाहर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में भी है और ये जो चार्जेस है इनसाइड नेगेटिविटी ये सब फैसिलिटेट भी कर रही है कि वो उसका इन्फ्लक्स हो। तो लॉट ऑफ क्या होगा, लॉट ऑफ जो सोडियम है वो इनसाइड चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से क्या होगा, सोडियम इन्फ्लक्स होगा। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब इस सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो डीपोलराइजेशन हो, यानी कि -85 से 0 तक या सपोज +5 तक जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस आया है, ये जो लोकल चेंज इन पोटेंशियल हुआ है सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से, इसे हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल, क्योंकि कहाँ पर जो है ये मोटर एंड प्लेट पर हो रहा है तो इसलिए हम कहते हैं इसे एंड प्लेट पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल स्टैब्लिश हो चुका है। अब एंड प्लेट पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो चुका है। एक और बात यह है कि जो एंड प्लेट पोटेंशियल है
ये बहुत सारे जो वेसिकल हैं, जिन साइनेप्टिक वेसिकल आप कह रहे हैं, जिनके अंदर जो एसिटाइलकोलिन रिलीज है, ये बहुत सारे जो वेसिकल है वो उन्होंने फ्यूज़ किया और बहुत सारा एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल इस्टेब्लिश हुआ है। अगर तो क्या उसका नाम है, कुछ थोड़ी तादाद के अंदर कोई 2-4 वेसिकल आके फ्यूज़ करेंगे और लिटिल अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। स्मॉल क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। मे बी क्या उसका का नाम है, 4 मिली वोल्ट का चेंज आ जाएगा, यानी या 5 का आ जाए, कोई भी हो सकता है, यानी कि -85 है पहले तो 80 हो जाए, तो स्मॉल चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगता है। तो इससे इस स्मॉल अगर तो ये स्मॉल चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ रहा है तो इसे हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। मिनिएचर एंड प्लेट, क्योंकि ये फुल एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल से हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। और ये बहुत सारे मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल मिलकर क्या बना सकते हैं, फुल एंड प्लेट जो पोटेंशियल है। अब क्या होगा कि जो मोटर एंड प्लेट है वहाँ पे क्या हो चुका है, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी तक जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हुआ। एक्शन पोटेंशियल इसलिए जनरेट हुआ, इस मोटर एंड प्लेट, इस एंड प्लेट पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है ये लिगेंड ऑपरेटेड सोडियम चैनल जो है, या आप कह लें, क्योंकि ये जो लिगेंड ऑपरेटेड सोडियम चैनल बल्कि आप कह लें उनकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हुआ, इसलिए इसे हम एक्शन पोटेंशियल नहीं कह सकते। होगा क्या, जब एंड प्लेट पोटेंशियल स्टैब्लिश हो चुका है, एंड प्लेट पोटेंशियल की वजह से सोडियम का क्या हो चुका है, इन्फ्लक्स हुआ है, लॉट ऑफ सोडियम इनसाइड अब आ चुकी है, जो मोटर एंड प्लेट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोडियम आ चुकी है। अब ये जो सोडियम है ये करेगी क्या, अब ये जो सोडियम है, ये जो मेम्ब्रेन है मोटर एंड प्लेट की, वहाँ पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे कहाँ तक ले जाएगी, ये जो सोडियम का इन्फ्लक्स थ्रेशोल्ड तक। अब जब ये थ्रेशोल्ड अचीव होगा तब क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी, और इस डीपोलराइजेशन के बाद फिर रीपोलराइजेशन हो जाएगी। लेकिन जो सोडियम चैनल आया ये क्या कर देगा, नेक्स्ट मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा, पीछे वाले रीपोलराइज होगा, तो इस तरीके से जो चल पड़ेगा सिस्टम, और ये सारा एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा मसल की जो मेम्ब्रेन है उस तक, और इस तरीके से जो भी मसल को रिस्पॉन्स मिला, सपोज कंट्रैक्शन का रिस्पॉन्स मिला तो मसल क्या कर जाएंगे, बाद में कंट्रैक्ट कर जाएंगे। तो हमने देखा किस तरीके से अभी एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ मोटर न्यूरॉन से मसल तक। अच्छा, अभी सारे प्रोसेस में हमने एक और जो चीज़ अभी याद रखनी है वो एक और एंजाइम है जिसका रोल हमने याद करना है, वो है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। अच्छा, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ने क्या करना है, अच्छा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ये क्या करता है कि यहाँ पे आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जिसकी वजह से बहुत सारा एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गई है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जब ये कंट्रैक्शन वगैरह हो जाती है तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज क्या करती हैं, ये जो एसिटाइलकोलिन है इसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एसिटाइल में, और दूसरा किस्म कर देते हैं कोलिन में। अच्छा, ये जो एसिटाइल है या एसिटेट आप कह लें, ये ट्रांसफ़र हो जाता है लीवर तक और फर्दर इसकी डीलिंग लीवर में होती है। लेकिन ये जो कोलिन है, कोलिन की क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोलिन अपटेक चैनल, ठीक है। तो जब हमने जब पढ़ा है वेसिकल का, उसके अंदर हमें बताया था कि नर्व एंडिंग पर प्रेजेंट होती है कोलिन चैनल, वो क्या करते हैं कि इस कोलिन को अपटेक कर लेंगे, और अपटेक के बाद ये कोलिन क्या दोबारा किसके अंदर मूव कर जाएगी, जो वेसिकल है उनके अंदर कुछ ना कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसे हम सेव कर लेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इस एसिटाइलकोलिन के साथ क्या हुआ, वो तो हमने देख लिया। अभी होता क्या है कि जो वेसिकल है क्या हुआ, यहाँ पे आके जो वेसिकल है ये यहाँ पे आके जो वेसिकल है ये फ्यूज़ कर देगी, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया। अब इसके बाद होता क्या है, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो जो वेसिकल है यहाँ पे आके प्रोटीन बन करती है क्लैथरिन। अच्छा, क्लैथरिन पंपिंग एक्शन करती है, वो क्या करती है, इस जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है इसे सक करेगी और इसे दोबारा सेपरेट कर देगी जो नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन है उससे। तो इस तरीके से इसे भी क्या कर देगी, इसे भी लोकली क्या कर दिया जाएगा, रीजनरेट कर लिया जाएगा। क्योंकि जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये आम मेम्ब्रेन से डिफरेंट है, इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि वेसिकल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के अंदर हेल्प करती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए हमने लोकली इसलिए हम इसे ज़ाया नहीं करते, हम इसे दोबारा रिस्टोर क्या करते हैं, कर लेते हैं। अच्छा, अब अभी तक तो हमने सारा जो भी प्रोसेस होता है देख लिया। अब हमने देखने हैं कुछ क्लिनिकल जो भी हमने पढ़ा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल हैं जो क्लिनिकल हमने अभी स्टडी करने हैं। तो इनमें जो सबसे पहला क्लिनिकल है वो है मायस्थीनिया ग्रेविस का।
इसमें होता क्या है, इस एक तो प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि जो मसल वीकनिंग की बीमारी है, मसल वीकनिंग, हमने अभी देखना है कि ये किस तरीके से होता है। इस माइस्थेनिया ग्रेविस में होता ये है कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और वो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ किसको टारगेट करेंगी, वो करती हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं मसल की यानी कि मोटर एंड प्लेट की जो मेम्ब्रेन है या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर मौजूद निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर उन पर अटैच होते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं। फिर होगा क्या कि हम एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, डिपोलाइजेशन हुई, डिपोलाइजेशन के बाद डिपोलाइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ और वो वेसिकल है वो फ्यूज हो गया मेम्ब्रेन के साथ, नर्व एंडिंग के साथ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया। अब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ तो हो गया, लेकिन एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आकर बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्लॉक है, जिसकी वजह से मसल तक सिग्नल नहीं पहुँचेगा और मसल कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, मसल की क्या हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो इस तरीके से मसल की क्या हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर वीकनिंग। ये लोग होते हैं जिनके अंदर ये माइस्थेनिया ग्रेविस होती है वो बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा एफर्ट करके स्मॉल मोड़ थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं तो क्या होता है बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होता है। बहुत सारा एसिटाइलकोलिन क्या करता है वो जो कोई बचे कुचे जो रिसेप्टर हैं जिन पर भी एंटीबॉडीज़ ने बाइंड किया उनके साथ बाइंड कर देता है और मूवमेंट करवा देता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसमें आता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम होते हैं इन्हें इनहिबिट कर दिया जाता है। एसिटाइलकोलिन एस्टेज इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन एस्टेज क्या करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है और उसे हम क्या करते हैं, रीअपटेक कर लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन, क्योंकि रिसेप्टर ऑलरेडी ब्लॉक हुए हैं, तो इसलिए हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं और वो जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है वो वहाँ पर ही पड़ा रहता है। तो इस तरीके से हम जो मूवमेंट को कुछ बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस की एक टाइप है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, वो हम देखते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है, ये भी इसमें भी क्या होनी है मसल वीकनिंग होनी है, लेकिन उसमें होता क्या है कि इसमें निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक नहीं होते, इसमें जो कैल्शियम चैनल हैं वो हो जाते हैं ब्लॉक। अब क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए जो कि कहाँ पर मौजूद है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो जिससे हम कहते हैं जो कि नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन है। एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल नतीजे में क्या होगा, डीपोलाइजेशन हुई, लेकिन डीपोलाइजेशन जो सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है वो ओपन नहीं होगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो वेसिकल की क्या उसका नाम फ्यूजन नहीं होगी, वो जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो मूवमेंट जो मसल है वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है इसमें ये काम होता है। फिर इसके बाद एक दो चार क्लिनिकल हमने और देखनी है, जिनमें एक है टॉक्सिन है जिसे हम कहते हैं हेमिकोलिनियम। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो हेमिकोलिनियम है ये करता क्या है। हेमिकोलिनियम नाम से क्या कर रहा है कि कोलिनियम को इसने टारगेट करना है, यानी कि कोलिनियम को इसने हाफ करना है। ये याद करने के लिए आप रख लें। वैसे हेमिकोलिनियम इसने क्या करना है, कोलिनियम जो है या उसे टारगेट करना है। होता क्या है कि जो हेमिकोलिनियम टॉक्सिन है ये क्या करता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन की नर्व एंडिंग पर चैनल होते हैं जिसे हम कहते हैं कोलिन अपटेक चैनल, उन्हें टारगेट करते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिटाइलकोलिन एसिटेट अपना काम करेगा, एसिटेट और कोलिन बन जाएगा, कोलिन की अपटेक नहीं होगी। कोलिन की अपटेक नहीं होगी तो क्या होगा, जो इनसाइड एसिटाइलकोलिन की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब एक्शन पोटेंशियल आएगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज भी होगा लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर नहीं होगा, हुक में भी प्रॉपर कुछ एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस ना हो पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल की अगेन क्या हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हेमिकोलिनियम है वो अपना काम करता है। इसके बाद कुछ और टॉक्सिन है जिसमें एक है वेजामिकोल, इसने किसको टारगेट करना है, वेजिकल को। ये क्या करता है, वेजिकल को टारगेट करता है। वेजिकल को इसने टारगेट कर देना तो इसकी वजह से होता क्या है कि वेजिकल को अल्टर करता है। वेजिकल को अल्टर इस तरीके से करता है कि जो वेजिकल है इनके अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर स्टोर नहीं हो पाती। एसिटाइलकोलिन बहुत कम तादाद के अंदर होती है। तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, वेजिकल की फ्यूजन भी होगी, लेकिन वेजिकल की फ्यूजन का नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि एसिटाइलकोलिन के अंदर नहीं होगा, मूवमेंट वगैरह नहीं होगी। तो ये भी क्या कहते हैं, मसल वीकनिंग में रोल प्ले कर देगा। ये वाला टॉक्सिन है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन जिसे हम कहते हैं बोtulinum टॉक्सिन। ये कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये टॉक्सिन जाके बाइंड करती है। ये टॉक्सिन क्या करता है, प्रोटीन को टारगेट करता है। प्रोटीन कौन सी टारगेट करता है, सैन टॉक्सिन, जो कि जो मोटर नर्व एंडिंग की जो मेम्ब्रेन है, वेसिकल की मोटर नर्व एंडिंग की जो अपनी मेम्ब्रेन है उसको प्रेजेंट होता है। और दूसरी क्या आती है,
ब्रेवन जो कि वेसिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को टारगेट करते हैं, इन दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल आया और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। लेकिन कैल्शियम का इन्फ्लक्स का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, जिस वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है, हमने एक और दो टॉक्सिन पढ़ना जिसमें क्या ट्यूबोक्यूरेर। अच्छा, इस टॉक्सिन ने क्या करता है, टॉक्सिन ने क्या करना होता है, इस टॉक्सिन ने आके बाइंड कर ब्लॉक करता है और वही निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को टारगेट करके वही क्या होगा, एसिटाइलकोलिन बेशक रिलीज होता रहे, लेकिन जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मसल की क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन ही हो जाएगी। अब ये जो ट्यूबोक्यूरेर है इसके कुछ यूजेस भी हैं, ये तो हमने देखा है ये वर्क किस तरीके से करता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस में एक ये है कि इसे हम एरो पॉइजन भी कहते हैं। एरो पॉइजन हम क्यों हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूबोक्यूरेर है ये एज मसल की जो पैरालाइसिस है उसका काम भी देता है, क्योंकि ये जो अब इसने ब्लॉक कर देना निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को। अब जो मर्जी होता है, सिग्नल जो ट्रांसफर नहीं होना और मसल ने कंडक्ट करना करे तो मसल की करता है, पैरालाइसिस करता है। इसे हम ड्यूरिंग एनेस्थीसिया भी फॉर एनेस्थीसिया भी यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हम इसे एरो पॉइजन के तौर पर यूज़ करते हैं। में भी आप एनिमल को पैरालाइज करने के लिए दूसरे जो भी इस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं, लेकिन एज एरो पॉइजन हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में जो हमने डिस्कस करना है वह है सक्सिनाइलकोलिन। अब सक्सिनाइलकोलिन इससे हम क्या करना था, मसल की वीकनेस करनी होती है, पैरालाइसिस वीकनिंग आप कह रहे हैं, पैरालाइसिस कह रहे हैं, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये आके बाइंड कर देता है इन्हीं जो चैनल्स हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, आके इनके साथ क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, लेकिन ये इन्हें इनहिबिट नहीं करता, इन्हें कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करता है। ये बाकी क्या कर रहे थे ट्यूबोक्यूरेर वगैरह इसे इनहिबिट कर देगा, ये इनहिबिट नहीं करेगा, इसे कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करेगा। कंटिन्यू स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, कंटिन्यू में भी इनिशियली तो कुछ कंट्रैक्शन होगी, में भी कोई कुछ स्मॉल टाइम के लिए कंट्रैक्शन होती रहे, लेकिन होगा क्या, इसने कर दिया कंटिन्यू स्टिमुलस का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो मौजूद सोडियम चैनल है वो कंटिन्यूसली उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक पहुँच चुका है और वो इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूस एक्शन पोटेंशियल को वो फेस कर रहे हैं। अब क्या होगा, वहाँ पर मौजूद जो सोडियम चैनल है वो इनएक्टिवेटिंग स्टेट के अंदर कैप्चर हो जाएंगे, जिसमें होता क्या है कि उनका जो इनएक्टिवेटिंग गेट है वो परमानेंटली क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये इनएक्टिवेटिंग गेट क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्दर सिग्नल ट्रांसफर नहीं होगा, जो मसल की वीकनेस या पैरालाइसिस हो जाएगी। तो इसी के से जो सक्सिनाइलकोलिन है ये अपना वर्क करता है। तो उसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का खत्म हो चुका है। अभी जो भी हमने पढ़ा है इसे जल्दी से हमें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक साइनेप्स है बिटवीन मोटर नर्व एंडिंग और मसल का, जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है सीएनएस से वो थ्रू मोटर न्यूरॉन आती है और ट्रांसफर होती है मसल अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जो भी है कंट्रैक्शन है जो भी है। फिर इसके बाद साइनेप्स मैंने देखा, साइनेप्स क्या है, फ्यूजन बिटवीन टू मेम्ब्रेन इन विच इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। फिर इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल होते हैं नर्व एंडिंग पर प्रेजेंट होती है, जो कि सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और जो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ स्पेसिफिक वेसिकल के अंदर स्टोर होते हैं। फिर हमने वेसिकल के बारे में पढ़ा, वो वेसिकल क्या है, एक तो यह है कि वेसिकल के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, उनको वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर के स्टोर मूवमेंट सिंथेसिस के अंदर हेल्प करती हैं। इस वजह से क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो वेसिकल कहाँ पर स्टोर होते हैं, सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन के अंदर, वहाँ से सिंथेसाइज होने के बाद ये नर्व एंडिंग तक पहुँचती है। नर्व एंडिंग तक पहुँचने के बाद ये एम्प्टी होती हैं, इनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है एसिटाइलकोलिन, जो कि नर्व एंडिंग पर मौजूद ओनली न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, यहाँ पर होते हैं कोलिन अपटेक पंप या चैनल कह लें, वहाँ से कोलिन की इनटेक की जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करते हैं एसिटाइल, वो इन दोनों को फ्यूज़ कर दिया जाता है। फिर क्या हमें बनाती है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन को हम वेसिकल के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो डीपोलराइजेशन का किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो मोटर नर्व एंडिंग से मसल तक ट्रांसफर होती है। होता क्या, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया एंड नर्व एंडिंग पर डीपोलराइजेशन हुई। डीपोलराइजेशन में जो क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। और जब ये डीपोलराइजेशन होगी तो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव नर्व एंडिंग पर मौजूद होते हैं डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम के इन्फ्लक्स ने क्या कर दिया,
कैल्शियम बाइंड कर देता है साइनेप्टोटैक्सिन और साइनटैक्सिन और साइनेप्टोब्रेविन मेम्ब्रेन पर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेजिकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है ये फ्यूज़ कर जाती है मेम्ब्रेन के साथ, नर्व एंडिंग की मेम्ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन क्या होता है रिलीज होता है। एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद निकोटिनिकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, और इसके बाद जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये चैनल क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे, जिसके नतीजे में सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो क्या होगा, जो इनसाइड जो नेगेटिविटी है वो चेंज होगी, पॉजिटिविटी की तरफ स्टैब्लिश हो जाएगी, और जो लोकल पोटेंशियल चेंज वैसे हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल अभी तक स्टैब्लिश हो चुका है। अब एंड प्लेट पोटेंशियल के बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि एंड प्लेट पोटेंशियल में क्या होगा, सोडियम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ और इस सोडियम ने क्या कर दिया, रेस्ट में ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड तक ले गया, और इस तरीके से जब थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगी सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और डीपोलराइजेशन होगी। फिर इसके बाद इस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल है इस मेम्ब्रेन तक स्प्रेड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मसल अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इस तरीके से क्या होता है, सारा सिग्नल ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमने कुछ क्लिनिकल देखे हैं, कुछ क्लिनिकल पॉइंट देखे हैं। क्लिनिकल पॉइंट सबसे पहले हमने देखा है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या करते हैं, मसल वीकनिंग करते हैं। कैसे करते हैं कि ये ब्लॉक करते हैं निकोटिनिकोलिनर्जिक रिसेप्टर को, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर इसके बाद हमने देखा लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम को। फिर इसके ये क्या करते हैं, ये भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के नतीजे में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या करती है, ये टारगेट करती है कोलिन अपटेक पंप को। कोलिन की इंटेक नहीं होगी, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है उसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, वेजामिकोल क्या करता है, जो वेजिकल को टारगेट करता है, वेजिकल को अल्टर इस तरीके से करता है, ये एसिटाइलकोलिन को अपने अंदर स्टोर ही नहीं कर पाता। अच्छा, बोटुलिनम टॉक्सिन ये क्या करता है, ये इसका प्रोटीलिटिक एक्शन होता है, ये प्रोटीन को टारगेट करता है, जिनमें आती है साइनटैक्सिन सेनेप्टोब्रेविन, जिसकी वजह से जो वेजिकल जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन स्टोर है उसकी फ्यूजन ही नहीं होगी जो नर्व एंडी के साथ, और इसके बाद क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद एक तो तीन पॉइंट हम ले गए। इसके बाद एक जो ट्यूबोकोरियर का हमने एक्शन पढ़ना, ट्यूबोकोरियर क्या करता है, ये भी निकोटिनिकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं हो पाता, और ये मसल पैरालिसिस का काम करता है। इसी हम एरो पॉइजन के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद सक्सिनैलकोलिन को हमने देखा, सक्सिनैलकोलिन निकोटिनिकोलिन रिसेप्टर को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो मसल है उसकी जो मेम्ब्रेन में मौजूद जो सोडियम चैनल वो इनएक्टिवेटिंग स्टेट के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब फर्दर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उसके साथ ही हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का टॉपिक है वो भी क्लोज हो गया है।